सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के बारे में। बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोविड केसेस में बढ़ोतरी हुई है। राज्य के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू और हर रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही विशेष सावधानी भी बरती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड संक्रमण को रोकने को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संक्रमण को रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस करने को कहा है। तो कोविड की इस नई लहर में अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे की जाए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर विनय मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जी, बहुत धन्यवाद। सर, कोविड संक्रमण की दूसरी लहर हम सबके सामने है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड-19 संक्रमण बीमारी कितनी दिमागी है और कितनी शारीरिक? जी, ये बिल्कुल शारीरिक बीमारी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन शारीरिक बीमारियों का लेना देना कहीं ना कहीं हमारे सोच से भी रहता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम स्थिति का मूल्यांकन करते हैं वो हमें एक व्यक्तिगत रूप में बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि किस प्रकार का तनाव हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या किस प्रकार का डिप्रेशन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं या किस और प्रकार की मानसिक मनोरोग से हम जूझ रहे हैं, इसका लेना देना हमारे मूल्यांकन से रहता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो ये मूल्यांकन रहता है वो हमें शारीरिक तौर पर भी प्रभावित करता है। जैसे कि हमारा बीपी जो है वो बढ़ जाता है कई बार ऐसी स्थितियों को देखकर जो हमें भयावह लगती हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो मनोवैज्ञानिक जो रिस्पॉन्स रहता है या प्रतिक्रिया रहती है जिसमें कि शायद सोने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो भी प्रभावित करता है व्यक्ति को। और अंत में जो व्यवहार रहता है यानी हमारा जो बिहेवियर रहता है वो भी प्रभावित होता है। यानी कि जिस प्रकार से हम अपने दिनचर्या को पूरी करते हैं, लोगों के साथ हमारी जो प्रतिक्रियाएं रहती हैं वो सारी की सारी इसी चीज से प्रभावित होती है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मूल्यांकन के द्वारा कहीं ना कहीं शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक स्तर पर इसका असर काफी प्रभावी तौर पर पड़ता है। बिल्कुल सर, जब भी देखा जाता है कि लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना की दूसरी लहर हम सबके सामने है, ऐसे में सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि लॉकडाउन लग जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीजें सुनकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो वो अपने आप को कैसे इस स्थिति के लिए तैयार करें, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इन चीजों के लिए तैयार होने के लिए सबसे पहले और सबसे सार्थक किस्म की जो जानकारी रहती है वो सरकारी स्रोतों पर ही उपलब्ध रहती है। वो विज्ञापन के तौर पर हो रेडियो पे, दूरदर्शन पे या न्यूज़पेपर्स में या दूसरे किस्म के जो सरकारी जो सर्कुलर्स निकलते हैं उसके द्वारा हमें मिल सकती है। तो जो मेरा यहाँ पर सुझाव है वो ये कि इस प्रकार की जानकारी जो सार्थक नहीं हो, यानी कि कई बार जो मैसेजेस हमारे सेल फोन्स पर इधर उधर से आते रहते हैं, उनसे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें इस चीज के लिए सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारी डिस्टेंसिंग के बारे में बात करी जा रही है, हमें डिस्कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। यानी कि हमें दूरी मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है और वो किसी और के लाभ के लिए नहीं बल्कि हम स्वयं के लाभ के लिए कहा जा रहा है और दूसरे लोगों से कट कर रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसीलिए ये बहुत जरूरी होगा कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी लेवल पर हम एकजुटता दिखाएं। हमारे जो बुजुर्ग हैं या बहुत जो छोटे बच्चे हैं या वो लोग खासकर जिन्हें मनोवैज्ञानिक बीमारियां रही हैं, उनको इसमें विशेष प्रकार की मदद की आवश्यकता रहेगी। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि हमें अलग नहीं किया जा रहा बल्कि ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है। सर, आप दक्षिणी ध्रुव जाने वाले पहले मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपके वहाँ के किस तरह के अनुभव थे? उम्मीद है कि इससे हमारे श्रोताओं को जरूर सीख मिलेगी।
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दक्षिणी ध्रुव जाने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था मैं, तो इसलिए कहीं न कहीं इन स्थितियों को मैं बहुत करीब से देख चुका हूँ कि हम कई बार जिस प्रकार की एकाकीपन के बारे में बात करते हैं जी, जी। या हम अकेले छूट गए हैं, लोगों के घर नहीं जा सकते, मिल-जुल नहीं सकते और हम परेशान होते हैं, जी। तो ये तो एक बहुत ही अलग स्तर पर हम दक्षिणी ध्रुव में देखते हैं, जहाँ पर दूर-दूर तक कोई नहीं नज़र आता क्योंकि वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। हाँ। टेम्परेचर जो है, जो कम से कम मैंने एक्सपीरियंस किया था, वो -39 था और 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात थी। जी। ये एक छोटी-सी पृष्ठभूमि देते हुए आपको जो हुँ। बताना चाहूँगा यहाँ पर, जी, जी। वो ये कि जब हम अकेले महसूस करते हैं और कई बार जब हमें ऐसा लगता है कि आगे की जो राह है हुँ। वो बहुत स्पष्ट नहीं है, तो मेरे ही अनुभव से जो चीज़ मैं आपको हुँ। शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जिस तरह का हमारा रूटीन रहता है, हुँ। उस रूटीन को फॉलो करने से कहीं न कहीं हमारे अंदर की जो भावनाएँ हैं, जी, जी। उनके ऊपर बेहतर नियंत्रण आता है। हुँ। जैसे कि हम अपने ऊपर पे कंट्रोल रख सकते हैं, इस बात पर भरोसा रख सकते हैं कि हमें ये काम करने के बाद हमें दूसरा काम करना है और इसको दिन के हिसाब से रखें। जब भी विषमतम परिस्थितियों से हम जूझते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम कहीं न कहीं से तो ऊर्जा अर्जित करें, जी। कहीं न कहीं से तो मोटिवेशन प्राप्त करें हुँ। और उसमें जो हमारा रूटीन रहता है, जो हमारी दिनचर्या रहती है, हुँ। उसको इस तरह से बनाएँ कि उसमें ज़्यादा खाली वक़्त नहीं रखें, उसमें काम, घर के परिवार, लोगों के साथ बातचीत करना, अपने आप को कहीं न कहीं सुधारना और व्यस्त रहना जी। बहुत ज़्यादा शामिल होगा। ठीक उसी तरह से जैसे दक्षिणी ध्रुव में हमें अंदाजा नहीं रहता था कि अगले दिन जो है वो कितनी बर्फबारी होगी या हम बाहर निकलकर अपना जो डेटा है वो कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हुँ। तो उसमें ये जो छोटी-छोटी चीज़ों से हमने अपना रूटीन बना लिया था, उसको बनाने में कहीं न कहीं हुँ। अपने अंदर जो तनाव है उस पे नियंत्रण भी रखा जा सकता है और जो डिप्रेशन या अवसाद का हुँ। की जो एक भावना व्याप्त हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में जो हमें थोड़ा डरा देती जी, है जी। या परेशान कर देती है, उस पर भी नियंत्रण आ जाता है। जी। बिल्कुल, तो हम अपने श्रोताओं से ये कह सकते हैं कि भले ही आप घर में हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अपने रूटीन को आप सेट कर रखें, जिससे आपको काफ़ी सुविधा होगी। सर, अगला सवाल ये है कि कोरोना काल में हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी सावधानी भी बरत रहे हैं, लेकिन जी, बाहर के इस नकारात्मक माहौल में हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें? ये बहुत ज़रूरी है। जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हम मानसिक स्वास्थ्य हुँ। का ख़्याल जो है वो किस तरीके से रख पाएँ इन दिनों में, जी। ठीक है ना? तो ये इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होगा कि कहीं न कहीं जो हमारे अंदर पॉज़िटिव एटीट्यूड है, हुँ, हुँ। उसको पूरी तरीके से हमें जागृत रखना है। कभी ऐसा ना हो कि हमारी पॉज़िटिविटी, हमारे अंदर का जो एक सकारात्मक सोच है, वो हमारे अंदर से हुँ, विलुप्त हुँ। होता हुआ नज़र आए। तो जी। जिस चीज़ का हमें ख़्याल रखना चाहिए वो ये कि हमारा एक प्लान ऑफ एक्शन या हमारा एक टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य को शामिल करना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ-साथ एक हुँ। सपोर्ट नेटवर्क यानी इस प्रकार का नेटवर्क जो हमारे दोस्तों या रिश्तेदारों के ज़रिए हम बना सकते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ इस बात का ख़्याल रखना भी हुँ। ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन सारी चीज़ों को करने में आप इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाएँ कि वो व्यस्तता आपके लिए चिंता का एक विषय बन जाए। जी, तो जी। व्यस्त रहें, लेकिन अपने शेड्यूल के हिसाब से। साथ-साथ कहीं न कहीं जो आपके नकारात्मक संवेग हैं, जो नेगेटिव हुँ। इमोशंस हैं, जी। उससे अपने आप को दूर रखने के लिए कोई ना कोई इस तरह की चीजें जो आपकी हॉबीज में शामिल हों, जो आपके इंटरेस्ट में शामिल हों, जो आपको ऊर्जा देती हों, उन चीजों का ख्याल रखना यहाँ पर
बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और जो हमारी खान पान की प्रक्रिया है उसमें भी लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना चाहिए, जी। ये ख्याल रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो जो मैं यहाँ पे हुँ। आपको 3 संवेगों के बारे में बताना चाहूंगा जो जी, जी। खासकर ऐसी स्थितियों में उत्पन्न होते हैं जी। जहाँ अनिश्चितता रहती है या जहाँ लोग परेशान रहते हैं या इस तरह की चीजें देखते हैं कि जो आंकड़े हैं मृत्यु दर के वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जी। तो इनमें जो 3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा वो होगी सबसे पहले एंजाइटी। हुँ। एंजाइटी अर्थात चिंता। तो जी। जब भी आप बहुत ज्यादा चिंता महसूस करें और आपको लगे कि चिंता बेलगाम होती चली जा रही है और चिंता के ऊपर आपका नियंत्रण जो है वो खोते चले जा रहे हैं आप, जी। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा जरूरी होगा कि आप डीप ब्रीदिंग करें, यानी हुँ। कि बहुत गहरी सांस लें। ये बहुत गहरी सांस इस तरीके से हम समझ सकते हैं जी। कि सांस तो हम सब लेते हैं, हुँ। लेकिन गहरी सांस कुछ ऐसी रहती है जिसमें हम अपने पेट को थोड़ा सा बाहर आते हुए देखते हैं। तो गहरी सांस 3 सेकंड्स तक के लिए हम अंदर लें, उसको 3 सेकंड्स तक रोक कर रखें अपने अंदर, और 3 सेकंड्स वो जो हमारी सांस है हुँ, हुँ। उसको हमारी नासिका के द्वारा जो है वो छोड़ें। ऐसा क्रम 5 बार करने से जो हमारी चिंता का स्तर है वो तुरंत ही गिरता है। मैं जी। ये नहीं कह रहा हूं कि ये आपकी चिंता का समाधान हो जाएगा या ये आपकी चिंता का उत्तर हो जाएगा, लेकिन कम से कम जो चिंता की वजह से हम उत्तेजित हो जाते हैं वो तो हर हाल में उस समय के लिए कम हो जाएगा। जो दूसरी हुँ। चीज हमें बहुत परेशान करती है वो रहती है कि हमारी चिड़चिड़ाहट या हमारी नाराजगी या गुस्सा। अब ये नाराजगी और गुस्सा जायज भी है क्योंकि जो काम करने के हम अभ्यस्त थे अभी तक, यानी कि बाहर जाना, लोगों से मिलना, हुँ। मॉल जाना, खरीदारी करना, उन सब चीजों से हमें रोका जा रहा है। तो ऐसा करने में ये जरूरी होता है कि हम अपने चिड़चिड़ाहट पर या अपनी नाराजगी पर नियंत्रण रखें। जी। इसका भी आपको बिल्कुल तुरंत एक उपाय बताता हूँ। हुँ, हुँ। और जो तुरंत का उपाय रहता है वो ये कि जब भी आप चिड़चिड़ाहट महसूस करें तो आप 50 से पीछे की तरफ गिनने लग जाएं। तो 50 की गिनती जब आप पीछे गिनने लग जाएंगे तो आप पाएंगे कि जब तक आप 0 तक पहुंचेंगे जी। तब तक कहीं ना कहीं आपके गुस्से पर आपका बेहतर नियंत्रण हो जाएगा और जी। शायद उतनी चिड़चिड़ाहट जो आप महसूस कर रहे थे वो नहीं करेंगे। जी। एक तीसरा संवेग जो बहुत व्याप्त रहता है वो रहता है डर का संवेग। जी, जी। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो अनिश्चितता है उससे हम परेशान हो जाते हैं और ये जो परेशानी है वो डर में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके लिए कुछ प्रश्न अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, और जो बहुत जरूरी प्रश्न हैं हुँ। डर के रहते हुए पूछने के लिए अपने आप से वो ये कि वो क्या चीजें हैं जिस पर मेरा नियंत्रण है, कि जो नियंत्रण के बाहर की चीजें हैं उन पर अपना समय न गवाएं, हुँ। बल्कि वो क्या चीजें हैं जिन पर मेरा नियंत्रण है ये सोचें। और ऐसा भी जो होता है वो ये कि मैंने इस प्रकार की स्थितियां जब पहले मेरे जीवन में आई हो, जरूरी नहीं है कि वो लॉकडाउन या कोरोना से रिलेटेड हो, हुँ। लेकिन हम सब विषम परिस्थितियों से तो कभी ना कभी अपने जीवन में जूझते ही हैं। जी। तो क्या तरीकों से मैंने उस समय अपने तनाव के स्तर को और अपने डर के स्तर को नियंत्रण में रखा था, वो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, वो हुँ। आपका तरीका होगा। जब आप उसको याद करेंगे तो आप पाएंगे कि उसको अभी भी लागू किया जा सकता है। और डर को घटाने के लिए जो एक आखिरी चीज करने की जरूरत है वो ये कि सकारात्मकता मुझे किन स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। हम सब अलग अलग लोग हैं
जो विषय मैं पढ़ाता हूँ मनोविज्ञान, जी, जी। उसकी सुंदरता इसी चीज में छुपी हुई है कि हम कभी भी दो लोगों को एक जैसा नहीं मानते हैं। तो यहीं पर ये बात आकर जुड़ती है कि अगर गाना सुनने से मुझे अच्छा लगता है, या खाना बनाने से अच्छा लगता है, पेंटिंग करने से अच्छा लगता है, या घर में कसरत करने से अच्छा लगता है, तो इनमें से कोई भी तरीका जो है वो बड़ा या छोटा नहीं है। जी। अगर आपके अंदर सकारात्मकता, इस प्रकार की जो है सोच आपके अंदर डेवलप होती है, तो ये मानकर चलें आप कि वही चीज आपके लिए है। जी। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलना संभव हर व्यक्ति के लिए हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जी। लेकिन इन्हीं चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत सारी हेल्पलाइंस उपलब्ध हैं। जी, तो जी। ये हेल्पलाइंस के माध्यम से जो प्रशिक्षित लोग हैं जिनने मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है, वो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि जिस प्रकार की विशिष्ट परिस्थिति के साथ आप जूझ रहे हैं, उससे कैसे बाहर निकला जाए। जी। तो ये जो हेल्पलाइंस हैं, उन हेल्पलाइंस का हमें पता होना जरूरी है, जी। और उन हेल्पलाइंस को आप जहां पर भी हों, उसे खोज निकालना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता। इंटरनेट के जमाने में आपको सिर्फ टाइप करना पड़ेगा अपने शहर का नाम और किस प्रकार की हेल्पलाइन है, और आप पाएंगे कि ज्यादातर इस प्रकार की जो हेल्पलाइन रहती है वो 24 घंटे उपलब्ध रहती है, और उसमें दूसरे कोने से कोई प्रशिक्षित व्यक्ति आपको किसी न किसी प्रकार से मदद देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यानी कि जी। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। ऐसा न माने कि आप किसी से बात नहीं कर सकते या कोई आपको सलाह नहीं दे सकता। ऐसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने के बाद ही हम शायद अपने संवेगों के ऊपर बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जो जानकारियाँ दी हैं, उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं, उनको ज़रूर लाभ देंगी। सर, मैं कह रही हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हम चाहेंगे कि कोरोना काल में आप उन्हें भी कुछ टिप्स दें, जिससे वो अपनी देखभाल कर सकें। जी, जी। हाँ, आपने एक बिल्कुल बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया कि जी। जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी हम देखभाल किस प्रकार से कर सकते जी। हैं। देखिए, हमें सबको पता है कि जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में पूरी तरीके से संज्ञान नहीं रहता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि हम हर हाल में धीरज का इस्तेमाल करें जब बुजुर्ग लोगों के साथ रहें। जी। यानी कि अगर वो बार बार वो प्रश्न पूछ रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी शंकाएं हैं जो आपको लगता है बहुत ही आधारभूत हैं, तो उस चीज से अपना धीरज मत खोइए, क्योंकि वो बुजुर्गों को और ज्यादा परेशान कर देता है। साथ साथ कई बार ऐसा रहता है कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के पास नहीं हैं, जो बुजुर्ग हैं, तो ये बहुत जरूरी होगा कि वो अपने माँ बाप के साथ फोन कॉल के जरिए या वीडियो कॉल्स के जरिए जरूर जुड़े रहें। उसके अलावा ये भी जरूरी हो जाता है कि कई बार कुछ ऐसी चीजें रहती हैं घर की, वो खान पान की चीजें हो सकती हैं, वो दूसरी प्रकार की सुविधाएं हो सकती, कोई रिपेयर वर्क हो सकता है, या कोई ऐसी चीज जो जरूरी है घर में लेकिन वो खराब हो गई है, तो उस चीज का अरेंजमेंट भी, भले ही आप उस शहर में ना रहे जी। जी। हों, लेकिन तभी भी कहीं और से भी ये करवाना संभव है। ये सारी चीजें भी बुजुर्गों को इन कठिन जो समय का जो दौर है जी। उससे पार लगने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। और दवाइयाँ जो हैं वो भी उपलब्ध अब घर पर हो जाती हैं। तो अगर आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनको दवाइयों की भी आवश्यकता है, तो वो भी आपके घर के दरवाजे पर डिलीवर की जा सकती हैं, भले ही आप उस शहर में ना रह रहे हों। साथ साथ
उस शहर में अगर आपका कोई दोस्त है या परिचित है या रिश्तेदार हैं, तो उनके साथ भी आप अपने माँ-बाप या बुजुर्ग जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको जोड़ सकते हैं। उनकी जिस प्रकार का वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, उसमें उनको प्रेरित कर सकते हैं और उनको जिन चीज़ों से डर लगता है, उन चीज़ों के उत्तर उनको प्राप्त हो पाएँ, इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम दूर से भी कर सकते हैं। तो बुजुर्गों का ख्याल रखना इस समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन और कोविड की वजह से स्कूल साल भर से बंद हैं। बच्चे स्कूल नहीं जी जा पा रहे हैं। ऐसे में बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में आप पेरेंट्स हाँ, को क्या राय देना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि साल भर से ज्यादा हो गया है कि स्कूल्स बंद हैं हम्म। और कहीं ना कहीं जो बच्चे और जो किशोर हैं, उनको एक अलग किस्म की परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो अगर हम छोटे बच्चों के बारे में बात करें, छोटे बच्चे मतलब हम 5वीं 7वीं तक हम्म। के जो बच्चे हैं जी। उनके बारे में बात करें, तो उनके लिए रूटीन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी जीवन का एक जो क्रम है, हम्म। सही समय पर उठना, भले ही वो अलार्म लगाकर उठना क्यों ना पड़े, या सही समय पर सोना, खेलने के लिए जो है उनके लिए टाइम रखना, पढ़ाई के लिए उनको एक ऐसा कोना देना घर में जहां पर डिस्टरबेंस बिल्कुल कम से कम हो, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं। हम्म। बल्कि मैं तो कई बार अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ये सजेशन देता हूँ कि हर एक एक्टिविटी जब खत्म होती है और अगर माँ बाप में से कोई घर पर हो, तो एक छोटी सी घंटी घर में रखें जो आप बजाएं, जो उस छोटे बच्चे को ये इंडिकेट करे कि अब ये काम खत्म हुआ, अब दूसरा काम खत्म, अब स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। तो जिस तरह से कि स्कूल में घंटी बजती थी और एक टीचर बाहर निकलता था और दूसरा टीचर अंदर आता था, जी। ठीक उसी प्रकार का क्रम जब हम घर में ही क्रिएट करते हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं आनंदित भी करता है और वो बिल्कुल। उनके रूटीन को भी स्टैब्लिश करने में मदद करता है। साथ साथ यहाँ पे बच्चों के साथ रचनात्मकता का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जी। रचनात्मकता अलग अलग रूपों में नजर आ सकती है। उनको खाना बनाने में हम उनकी मदद मांग सकते हैं, या कई बार कुछ फैमिली गेम्स होते हैं, वो सांप सीढ़ी, लूडो जैसे गेम्स हो, या दूसरे प्रकार के गेम्स भी क्यों ना हो जो इंडोर खेले जा सकते हैं और सेफली खेले जा सकते हैं, हम्म। वो सारी चीजें जरूरी रहती हैं। और मनोवैज्ञानिक होने के नाते ये जरूर कहूंगा यहाँ पर कि अपने अंदर की जो चिंता है और हम्म। भय है, वो बच्चों के सामने ना व्यक्त करें। जी। अगर हम परेशान हो रहे हैं, तो हम अलग जो है कमरे में जाकर बात करें जहां छोटे बच्चे नहीं हैं। क्यों? जी। जी। क्योंकि वो उसका संदर्भ नहीं समझ पाते और हाँ। वो सिर्फ अपनी परेशानी को भांप कर उस तरह से वो खुद भी परेशान होने लग जाते हैं। साथ साथ बच्चों के लिए ये जरूरी होगा कि वो अपने दोस्तों के साथ या सहपाठियों के साथ जी। वे कहीं ना कहीं जुड़े रहें, उनके साथ उनका मिलना हो पाए, ये चीजें भी सुनिश्चित करना यहाँ पर जरूरी होगा। इनसे जो थोड़े से ज्यादा बड़े बच्चे हैं, जिन्हें हम टीनेजर्स कहते हैं, उनके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग हम्म। मेंटेन करना और लोगों के घर न जा पाना, ये शायद सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस एरिया और उस एज ग्रुप में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमारे अंदर डेवलप होती है, जो हमारे सोशलाइजेशन स्किल्स को प्रभावित करती है, या हमारे जो समाजीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो शायद हम पहले कहते थे कि दोस्तों से बात तुम्हें नहीं करना चाहिए ज्यादा, या वीडियो कॉल पर इतना जी। समय क्यों गुजार रहे हो, उन चीजों को कम करने की जरूरत है। और उन्हें उनके दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं उनकी जो वर्चुअल पार्टी होती है आजकल, बहुत जी। सारे लोग एक साथ जुड़कर कहीं ना कहीं मनोरंजन के कोई स्रोत निकाल लेते हैं। जी। तो ये टीनेजर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और
उसके साथ साथ ये कि अगर वो अपनी निराशा और अपनी कुंठा व्यक्त कर रहे हैं कि ये क्या हो गया और ऐसा कब तक चलेगा और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो उसमें आप नाराज न होते हुए सिर्फ उनकी बात कह भर देने का उनको मौका दें। जी। तो वो जब अपनी बात को व्यक्त करेंगे, अपनी बात को बोल पाएंगे, तो शायद वो बेहतर महसूस करेंगे। और ये खास टीनेजर्स के लिए सलाह है कि माँ बाप उनकी बात ज्यादा सुने और अपने सुझाव उन्हें कम दें। जी। तब जाकर हम पाएंगे कि बच्चों और इन जो किशोरों के साथ जो दिक्कतें हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत ज़रूरी सलाह दी है। सर, बच्चों की बात हो गई है, बुजुर्गों की भी बात हो गई है, तो क्यों ना महिलाओं की भी बात की जाए। तो भले ही जी महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू, दोनों पर ही जी डबल प्रेशर हो रहा है कोरोना काल में। तो ऐसे में महिलाएं अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे करें? जी बिल्कुल। महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो ये समझें कि घर के जो बाकी लोग हैं वो भी उसी प्रकार की स्थिति के साथ जूझ रहे हैं, और साथ साथ ये कि उनकी दिक्कतें अलग प्रकार की हैं। जी। और मैं यहाँ पे कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाएं, यानी जो घर के बाहर काम करने वाली महिलाएं हैं, वो और घर के अंदर जो व्यस्त रहती हैं महिलाएं, उन दोनों को ही सम्मिलित करके यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का की दिक्कतें अगर वो बच्चों में देख रही हैं कि बच्चे थोड़े से चिड़चिड़ा रहे हैं जी। या उनमें आपस में थोड़ा ज्यादा मनमुटाव हो रहा है या झगड़ा हो रहा है या किसी बात पर उनकी जो है वो लड़ाई हो रही है, तो ऐसे में जो उनको सजा देने की बजाय ये जरूरी होगा कि वो अपने ये मातृत्व के गुण को सामने लेकर आएं, उनके साथ बैठें, उनको उस समय के लिए जी। अलग करें, लेकिन उनको ये बताएं कि छोटा भाई या छोटी बहन जो है वो इन इन कारणों से परेशान हो रही हैं, और लोगों के अंदर जुड़ाव लाने का प्रयास करें। जी। साथ साथ ये कि कहीं ना कहीं ये भी हम समझते हैं कि घर की जो पाक कला है वो एक महिला के हाथ में रहती है। जी। तो अब दूसरे स्रोतों से अगर हमें खुशी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो ये जरूरी होगा कि हम बच्चों से ये पूछें कि उनकी क्या खाने की इच्छा है, और अगर संभव हो पाए तो उस तरह की चीज को सामने उनके बनाएं और उनको परोस के दें। और जो उनकी पसंद की चीजें हैं उनको रिपीटेडली अगर हम बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं परिवार में जिस प्रकार की एक जो एक भारीपन व्याप्त है, वो उसमें हम कमी आते हुए देखेंगे। साथ साथ ये भी जरूरी होगा कि व्यवस्थित घर को रखने में महिला की जिम्मेदारी तो होती ही है, जी। लेकिन जी। इसमें बच्चों की और जो बाकी वयस्क हैं, वो पति के रूप में हो या दूसरे और वयस्क हो, जी। उनकी मदद जरूर लें। कहीं भी ये ना मान लें कि सारी की सारी चीजों की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आ गई है, कि घर भी उनको संभालना है और बाहर का काम भी उनको करना है, या घर के बहुत सारे काम जो है वो आ गए हैं। तो ऐसी चीज में ये जरूरी होगा कि वो अपनी भावनाओं को दबा कर न, साथ साथ किसी भी तरीके से ये ना माने कि आपका काम सिर्फ परिवार को की देखभाल करने तक ही सीमित है। हर हाल में आपका भी व्यायाम, आपका भी लोगों के साथ बातचीत करना उतना ही जरूरी है जितना दूसरे लोगों का है। तो इसलिए ये मान के चलें कि आप जरूरत से ज्यादा न ओढ़ लें, जी। जी। वरना अगर आप किसी तरीके से परेशान हो गई या किसी मनोविकार से गुजरने लग गई, तो उसका खामियाजा पूरा बिल्कुल। परिवार भुगतेगा। जरूर सर, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये चर्चा जरूर सार्थक साबित होगी। हमारे श्रोताओं के मन में कोरोना को लेकर जो भ्रम और डर हैं वो भी दूर हो गए होंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में लाने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में